18 जोर कंटेंट वार्निंग वयस्कों के लिए चेतावनी। ये कहानी केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के दर्शकों के लिए है। इसमें कुछ दृश्य, भाषा या विषय हो सकते हैं जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। कृपया विवेकपूर्वक देखें और सुनें। सीनियर ब्रदर, स्टॉप इट। यू आर द विलन एक पूरी तरह से काल्पनिक कथा है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं केवल लेखक की कल्पना का परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, समाज, संस्कृति, धर्म या परंपरा से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का मकसद सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन है। हमारा किसी भी व्यक्ति, धर्म, समाज या संस्कृति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि आपको इस कहानी का कोई हिस्सा असंगत या अनुचित लगे, तो कृपया इसे एक मनोरंजनात्मक और काल्पनिक रचना के रूप में ही लें। इस कहानी का संपूर्ण श्रेय मूल लेखक को जाता है। हम केवल इसे अपनी आवाज, वीडियो और इमेज जनरेशन के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा समर्थन करें, सपोर्ट अस। अगर आपको ये कहानी पसंद आए और आप हमें आगे और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करना चाहते हैं, तो आप हमें डोनेशन भेजकर सपोर्ट कर सकते हैं। डोनेशन यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपका हर छोटा सा सहयोग हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की ताकत देता है। लिंग जूजी के होंठ फड़कने लगे, उसका मुंह कई बार खुला और बंद हुआ, तब जाकर वह अंततः एक वाक्य बोल पाया। मैं कसम खाता हूं कि यह ऐसी चीज है जिससे केवल बच्चे ही खेलते हैं। मैं तुम्हारे साथ ऐसी बचकानी हरकतें नहीं करूंगा। फैंग शाओ ने अपनी नजरें हटा लीं और आगे कहा, इसके अलावा, ये चेन ने कल लियांग शहर के लिंगलोंग मंडप में भी घुसपैठ की और मंडप के प्रबंधक, देंगसू और एक युवा लड़के की हत्या कर दी। इस प्रकार चौथे और पांचवें उपदेशों का उल्लंघन किया। फैंग शाओ की बात पूरी होने से पहले ही लिंग जुजी ने आगे कहा, आपके पास ये साबित करने के लिए क्या सबूत हैं कि ये चेन ने इन दो लोगों को मार डाला? फैंग शाओ ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई मूर्ख हो और ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम अंधे हो? तुमने इसे अपनी आंखों से स्पष्ट रूप से देखा है, फिर भी तुम चाहते हो कि मैं सबूत दूं? लिंग जूजी ने जवाब दिया, जब मैं लिंगलोंग मंडप में पहुंचा, तो मैंने तुम्हें सिर्फ ये चेन को मारने की कोशिश करते देखा था, लेकिन ये चेन को उन दो लोगों को मारते नहीं देखा। तुम कहते हो कि ये चेन ने लोगों को मारा है, इसलिए कृपया सबूत दो। सबूत? फैंग शाओ ने ठंडी सांस ली और इशारा करके एक तरफ बुलाया। एक खूबसूरत, सुडौल बच्ची, जो लगभग 12-13 साल की लग रही थी, पास आई। फैंग शाओ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, कल रात तुमने जो कुछ देखा, वो सब मुझे बताओ। छोटी बच्ची को जिंदगी में पहली बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था, और स्वाभाविक रूप से वह थोड़ी घबराई हुई थी। वह हकलाते हुए बोली, कल रात, मैं अपने कमरे में ध्यान कर रही थी, अपनी आंतरिक ऊर्जा का अभ्यास कर रही थी। तभी जियाओबाओ ने अचानक कहा कि बाहर शोर हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, इसलिए मैं बाहर देखने गई। छोटी बच्ची और भी धारा प्रवाह बोलने लगी और जल्द ही उसने पिछली रात की सारी बातें बता दी। जब उसने बताया कि उसके छोटे भाई को ये चेन ने बंधक बनाकर निर्दोष रूप से मार डाला था, तो वह खुद को रोक नहीं पाए और बेकाबू होकर रोने लगी, जिससे वहां मौजूद कई शिष्यों की आंखों में आंसू आ गए और वे धार्मिक क्रोध से भर गए। छोटी लड़की ने रोते हुए कहा, अगर मेरा मालिक समय पर नहीं आता, तो मैं उस दुष्ट के हाथों मर जाती। इस तरह एक छोटी लड़की पर हाथ उठाना जानवरों से भी बदतर है। ये चेन में अच्छी क्षमता है, फिर वह इतना घृणित व्यक्ति कैसे है? मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बता दिया था कि ये चेन अच्छा नहीं है। ये तीनों शाखाएं बहुत ही दुर्भाग्यशाली हैं कि उन्होंने ऐसे घृणित व्यक्ति को अपने यहाँ स्थान दिया है। नीचे बैठे शिष्य आपस में फुसफुसा रहे थे, जबकि मेज के शीर्ष पर बैठी डू युवानशी का चेहरा पीला पड़ गया और फिर लाल हो गई। उसकी भावनाएं भावनाओं का एक जटिल मिश्रण थी जिसका वह ठीक से वर्णन नहीं कर सकती थी। उसने शुरू में ये चेन का बहुत सम्मान किया था, यहाँ तक कि 3 शाखाओं का भार उसे सौंपने का इरादा भी किया था। हालांकि साधना के मार्ग में शरीर के विकास से पहले मन का विकास करना आवश्यक है। एक अनुचित मानसिकता अनिवार्य रूप से एक कठिन मार्ग की ओर ले जाती है। सबसे अच्छे से व्यक्ति को 9 स्वर्गों की गड़गड़ाहट का दंड भुगतना पड़ सकता है। सबसे बुरे से व्यक्ति आंतरिक राक्षसों द्वारा प्रताड़ित किया जा सकता है जिनसे कोई बच नहीं सकता। अगर ये चेन बुरे कर्म करने के बाद भी सुचारू रूप से साधना कर पाता है, तो इससे यही साबित होता है कि वह जन्मजात खलनायक है और उसके लिए बुरे कर्म करना खाने पीने जितना ही आम है। हालांकि ऐसे व्यक्ति की साधना जितनी गहरी होगी, वह उतना ही अधिक नुकसान पहुंचाएगा। और ताइबेई संप्रदाय, जो खुद को एक प्रतिष्ठित और धार्मिक संप्रदाय होने का गर्व करता है, ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? इसलिए यदि ये चेन इस बात की पुष्टि करता है, तो चाहे उसकी साधना समाप्त हो या नहीं, ताइबेई संप्रदाय उसे अपने साथ नहीं ले सकेगा। जब सभी इस पर चर्चा कर रहे थे, लिंग जूजी ने फिर से बोलते हुए पूछा, तुम छोटी लड़की ने अभी मास्टर का उल्लेख किया। तुम्हारे मास्टर कौन हैं? छोटी लड़की ने फैंग शाओ की ओर देखा, उसके कपड़े पकड़े और चिल्लाई, वह मेरा स्वामी है। फैंग शाओ ने सिर हिलाया और कहा, मैं लियांग शहर में इस युवा लड़की से मिला था।
ये देखकर कि उसकी योग्यता अच्छी थी, मैंने उसे अपना शिष्य बना लिया और अस्थायी रूप से उसे लिंगलोंग मंडप में रख दिया। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपको इस पर कोई आपत्ति है। फैंग शाओ ने उन्हें बार बार महामहिम कहकर संबोधित किया और शुरू से आखिर तक उन्हें ग्रैंड मास्टर अंकल कहने से इनकार कर दिया, जिससे लिंग जूजी का आक्रोश और गुस्सा काफी समय से भड़क रहा था। उन्होंने उदास नजरों से बच्ची को देखा और ठंडे स्वर में कहा, वह आपकी शिष्या है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह आपके पक्ष में है। वैसे भी एक बच्ची की बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। लिंग शूजी द्वारा सत्य को बार बार तोड़ मरोड़ कर पेश करने से शिष्य बहुत पहले ही नाराज हो चुके थे। अब उसे फिर से कुतर्क करते देख कई लोगों ने तुरंत विरोध करना शुरू कर दिया। अरे बुजुर्ग, तुम तो बस नासमझी कर रहे हो। तुम जो कह रहे हो उसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। मुझे नहीं पता कि यह बूढ़ा आदमी कहाँ से आया है, जो यहाँ वरिष्ठ नागरिक की तरह व्यवहार करने की कोशिश कर रहा है। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि ताइबेई संप्रदाय तुम्हारे ही हैं? संप्रदाय के नेता ने तो कुछ भी नहीं कहा, तो तुम क्या बकवास कर रहे हो, बूढ़े? हाँ, तुम बूढ़े आदमी, तुम ये चेन के लिए इस तरह क्यों बोल रहे हो? क्या ये चेन तुम्हारे जैविक पिता हैं या कुछ और? शिष्यों के विरोध से लिंग जूजी क्रोधित हो गया और किंग यांगजी ने भी गहरी भौहें चढ़ाईं। हालांकि लिंग जूजी की पहचान संदिग्ध है, क्योंकि किंग यांगजी ने उसे स्वीकार किया था, इसलिए तार्किक रूप से लिंग जूजी सभी शिष्यों का महागुरु चाचा होना चाहिए। हालांकि चूंकि फैंग शाओ ने लिंग जूजी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, इसलिए शिष्य भी उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। यह अकेले ही दर्शाता है कि शिष्यों के बीच फैंग शाओ की प्रतिष्ठा संप्रदाय के नेता से भी अधिक थी। इससे किंग यांगजी को कुछ चिढ़ महसूस हुई। लिंग जूजी गुस्से में था और दहाड़ा, तुम अपमानजनक कमीनों, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करूंगा? लेकिन जैसे ही लिंग जूजी ने बोलना समाप्त किया, फैंग शाओ ने ठंडे स्वर में कहा, मैं आपको सावधान रहने की सलाह देता हूं। ये ताइबेई संप्रदाय है, ऐसी जगह नहीं जहां आप बेलगाम दौड़ सकें। लिंग जूजी इतना गुस्से में था कि वह मुश्किल से बोल पा रहा था। फैंग शाओ के शब्दों से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि वह लिंग जूजी को ताइबेई संप्रदाय के सदस्य या यहां तक कि एक अतिथि के रूप में भी नहीं मानते थे। जैसे ही लिंग जूजी अपना आपा खोने वाला था, अचानक एक धीमी चीख आई, बस। हालांकि आवाज धीमी थी, पर उसमें सच्ची ऊर्जा थी, इसलिए उसकी आवाज बहुत दूर तक गई और सबके सिर सुन्न हो गए। पलक झपकते ही वे अपने गुस्से से होश में आ गए। फैंग शाओचोंग आगे बढ़े, अपने हाथों को कप के आकार में बनाया और कहा, दूसरे मार्शल अंकल, आपने बहुत परेशानी उठाई है। किन झाओ ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। किन झाओ की चीख सुनकर लिंग जूजी मन ही मन चौंक गया। ताइबेई पर्वत पर पहुंचने के बाद से ही लिंग जूजी अपनी वरिष्ठता पर भरोसा करता रहा था, अहंकार से पेश आता रहा था, मानो वह पूरे संप्रदाय का पूर्वज हो और मानो अपने सामने एक स्मारक पट्टिका रखने की भीख मांग रहा था। लेकिन किन झाओ की धीमी चीख सुनकर उसका सिर चकरा गया। वह जानता था कि वह ऐसा कभी नहीं कर सकता, और इस तरह उसे किन झाओ के साधना स्तर का कुछ अंदाजा हो गया। स्पष्टतः किन झाओ का साधना स्तर लिंग जूजी से कहीं बेहतर है। किन झाओ की धीमी आवाज का समय भी काफी दिलचस्प था। जब शिष्य शोर मचा रहे थे तब उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब लिंग जूजी क्रोधित हो रहा था तब उन्होंने ठीक यही कहा। समय का ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प है। लिंग जूजी बेवकूफ नहीं था और उसने स्वाभाविक रूप से किन झाओ के रवैये को भांप लिया था। वह गुस्से में था, लेकिन फिर से कोई जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने बस जोर से खर्राटे लिए और कहा, मुझे लगता है कि सिर्फ इस छोटी बच्ची की एक तरफा कहानी के आधार पर ये चेन को दोषी ठहराना अनुचित है। फैंग शाओ ने मन ही मन उपहास किया। लिंग जूजी का स्वर पहले से कहीं ज्यादा नर्म था, किन झाओ की धीमी चीख से प्रभावित होकर। ये बूढ़ा आदमी वाकई एक गुंडा था जो कमजोरों को अपना शिकार बनाता था, अब उसे आखिरकार पीछे हटना आ गया था। फैंग शाओ ने प्रतिवाद किया, आप क्या उचित मानते हैं? लिंग जूजी की नजरें इधर उधर घूम गईं और उसने कहा, ये चेन असाधारण प्रतिभा वाला बालक है। अगर उसे सही तरीके से पाला जाए तो वह देर सवेर नई ऊंचाइयों को छुएगा। ताइबेई संप्रदाय के लिए ऐसी प्रतिभा का होना सचमुच एक वरदान है। जहां तक तुम्हारी बात है, फैंग शाओ, तुम 30 साल से शिष्य हो, लेकिन अभी तक स्वर्णिम कोर क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाए हो। तुम्हारी प्रतिभा औसत दर्जे की है और तुम पवित्र पुत्र का पद ग्रहण करने के योग्य नहीं हो। ये चेन पर तुम्हारे सारे आरोप स्पष्ट रूप से तुम्हारी ईर्ष्या से उपज रहे हैं। तुम्हें ईर्ष्या है कि ये चेन की प्रतिभा तुमसे बढ़कर है, और तुम्हें डर है कि वह पवित्र पुत्र का तुम्हारा पद छीन लेगा। इसीलिए तुमने ये चेन पर ये बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। तुम्हें प्रतिभा और क्षमता से ईर्ष्या है, लेकिन तुम पर किस अपराध का आरोप लगाया जाना चाहिए? इससे पहले कि फैंग शाओ कुछ बोल पाते, मंच के नीचे खड़े शिष्यों ने फिर से शोर मचाना शुरू कर दिया। आखिर ये चेन क्या है? उसने सीनियर भाई होली सन को ईर्ष्यालु बनाने की हिम्मत कैसे की? क्या इस बूढ़े आदमी का दिमाग खराब हो गया है? ये चेन, उसने सीनियर भाई होली सन को ईर्ष्यालु बनाने की हिम्मत की है। क्या वह इसके लायक भी है?
मुझे लगता है कि यह बूढ़ा आदमी वरिष्ठ भाई पवित्र पुत्र से ईर्ष्या करता है। ये बूढ़ा आदमी कहाँ से आया? वह तो खुद को अपना ग्रैंड मास्टर अंकल भी कहता है। वाह! लिंगजूजी गुस्से से भर गया, और शिष्यों के हंगामे को रोकने में किन झाओ की लगातार नाकामी ने उसके गुस्से को और भड़का दिया। उसने किन झाओ को घृणा से घूरा और फिर फैंग शाओ की ओर मुड़कर कहा, फैंग शाओ, तुम बिल्कुल अयोग्य हो और पवित्र पुत्र के पद के बिल्कुल भी योग्य नहीं हो। बेहतर होगा कि तुम पद छोड़ दो और किसी योग्य उत्तराधिकारी को गद्दी सौंप दो। फैंग शाओ ने व्यंग्य किया, त्याग? मुझे आश्चर्य है कि बुद्धिमान से आपका मतलब किससे है? क्या ये चेन हो सकता है जो साथी शिष्यों को नुकसान पहुंचाता है और संप्रदाय की संपत्ति चुराता है और अत्याचार करता है और निर्दोष लोगों को अंधाधुंध मारता है? लिंगजूजी ने व्यंग्य किया, ये आरोप कुछ और नहीं बल्कि आपकी और कुछ बदमाशों की एक तरफा कहानी है। ये बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है। फैंग शाओ ने उसकी उपेक्षा की और इसके बजाय किंग्यांगजी को प्रणाम करते हुए कहा, कृपया गुरु, न्याय बनाए रखें। सभी का ध्यान किंग्यांगजी की ओर गया, जिसने ज्यादा कुछ नहीं कहा था। काफी देर बाद किंग्यांगजी ने शांति से कहा, ये चेन के अपराधों में कई संदिग्ध बिंदु हैं। हालांकि कुछ लोगों ने उस पर आरोप लगाए हैं, फिर भी उसे दोषी ठहराने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। संप्रदाय में ये चेन के योगदान को देखते हुए उसे अपनी गलतियों पर विचार करने के लिए 1 साल तक दीवार में कैद करके दंडित किया जाता है। इस दौरान उसे पहाड़ छोड़ने की अनुमति नहीं है। किंग्यांगजी के शब्दों ने लगभग सभी को अवाक कर दिया। यह मामला लगभग तय हो चुका था और ये चेन पर आरोप लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि संप्रदाय का पवित्र पुत्र और संप्रदाय नेता का सबसे बड़ा शिष्य फैंग शाओ था। फिर भी उसने अंततः ये चेन का ही साथ दिया, विशेषकर जब उन्हें याद आया कि किंग्यांगजी ने वास्तव में लिंगक्सुजी की पहचान स्वीकार की थी, जो अज्ञात मूल का एक बूढ़ा व्यक्ति था, तो शिष्यों में हंगामा मच गया। यहां तक कि डू युवानशी ने भी अविश्वास से किंग्यांगजी को देखा। वहां मौजूद सभी लोगों में से शायद सिर्फ लिंगजूजी ही सचमुच प्रसन्न था। ये सुनकर वह बहुत खुश हुआ। उसने किंग्यांगजी के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़े और हंसते हुए कहा, संप्रदाय प्रमुख की अंतर्दृष्टि सचमुच अद्भुत है। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं, अंकल मास्टर। किंग्यांगजी ने उसे ठंडी निगाह से देखा, खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में बोला, ठीक है, चलो इस मामले को छोड़ दें और यहां से चले जाएं। इसके साथ ही किंग्यांगजी आंतरिक हॉल में वापस जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इससे पहले कि वह एक कदम भी उठा पाता, उसने फैंग शाओ को धीमी आवाज में कहते सुना, बस इतना ही। किंग्यांगजी ने मुड़कर फैंग शाओ की ओर देखा और दुखी होकर कहा, फैंग शाओ, मुझे पता है कि आप असंतुष्ट हैं, लेकिन फैंग शाओ ने बिना किसी विनम्रता के किंग्यांगजी को बीच में ही टोक दिया और ठंडे स्वर में पूछा, मास्टर ने स्पष्ट रूप से देखा कि कल क्या हुआ था, फिर भी आपने इतने सारे लोगों के सामने ये चेन की रक्षा की। क्या मैं पूछ सकता हूं कि मास्टर किस तरह के संप्रदाय के नियमों को लागू कर रहे हैं? ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि फैंग शाओ इस बार वास्तव में संप्रदाय के नेता को निशाना बनाएगा। वह उसका स्वामी है। किंग्यांगजी ने अविश्वास से फैंग शाओ की ओर देखा और पाया कि फैंग शाओ की आंखें भयानक रूप से ठंडी थीं। किंग्यांगजी को अचानक एहसास हुआ कि शायद उसने हमेशा अपने सबसे बड़े शिष्य को कम आंका था। किंग्यांगजी की याद में फैंग शाओ पहले कभी ऐसे नहीं दिखे थे। जाहिर है, किंग्यांगजी की बातों को सुझाने की कोशिश फैंग शाओ की हद पार कर गई थी। लेकिन किंग्यांगजी पूरी तरह शांत रहा। फैंग शाओ मूलतः एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने गुरुओं का आदर करते थे और आमतौर पर अपने गुरु का भी काफी सम्मान करते थे। तो क्या हुआ अगर उन्होंने कोई ऐसा फैसला लिया जिससे फैंग शाओ, जो अपने गुरु के प्रति इतना आदर रखते थे, नाराज हो गए? वैसे भी फैंग शाओ मेरे खिलाफ नहीं जाएगा। तो किंग्यांगजी ने शांति से कहा, फैंग शाओ, यह मेरा निर्णय है, आपको इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ये कहने के बाद किंग्यांगजी जाने के लिए मुड़ा। हालांकि फैंग शाओ ने व्यंग्य करते हुए कहा, कल ये चेन द्वारा मारे गए लोगों में मेरे शिष्य के भाई के अलावा लिंगलोंग मंडप का प्रबंधक भी था। क्या मास्टर इस वाक्य का उपयोग लिंगलोंग मंडप को भी धोखा देने के लिए करना चाहते हैं? किंग्यांगजी ने अधीरता से कहा, हमारे संप्रदाय का युंजियन मंडप के साथ विवाह संबंध है। लिंगलोंग मंडप का केवल प्रबंधक ही युंजियन मंडप को हमारे विरुद्ध नहीं कर सकता। जब तक हम कुछ मुआवजा देते हैं, यह मामला आसानी से सुलझ सकता है। इस समय किंग्यांगजी को यह भी आश्चर्य हुआ कि उसका सबसे बड़ा शिष्य फैंग शाओ आज इतना अविवेकी व्यवहार क्यों कर रहा है। क्या गुरु होने के नाते उसे इतना आसान काम कैसे करना है, ये बताने की वाकई जरूरत थी। फैंग शाओ गुस्से से हंसे, मास्टर के अनुसार युनजियान मंडप को थोड़े से उपकार से खरीदा जा सकता है। इसके अलावा युनजियान मंडप के लिए मुआवजा कहां से आएगा? क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि संप्रदाय इसके लिए भुगतान करे? फैंग शाओ की बातें सुनकर किंग्यांगजी हिचकिचाया। मुआवजा जरूरी था, लेकिन संप्रदाय को उसकी कीमत चुकानी पड़ना उसके लिए कष्टदायक था।
हालांकि खजाना मंडप में रखे खजाने फैंग शाओ और उसके आदमियों ने हासिल किए थे, लेकिन अब वे संप्रदाय के थे और ताइवेई संप्रदाय की ताकत का हिस्सा थे। उनमें से कुछ को मुआवजे के तौर पर देना वाकई एक मुश्किल फैसला था। किंग्यांगजी के बोलने से पहले ही लिंगक्षुजी ने बीच में ही टोक दिया, बेशक संप्रदाय भुगतान करेगा। ये चेन केवल 5 वर्षों से शिष्य है और उसके पास कोई बचत नहीं है। उसके पास युंजियान मंडप की क्षतिपूर्ति के लिए क्या हो सकता है? फैंग शाओ ने फिर व्यंग्य किया, क्यों? ये चेन के अपने कार्यों का परिणाम पूरे संप्रदाय को क्यों भुगतना चाहिए? खजाना मंडप में कौन सी वस्तु ये चेन ने सौंपी थी? ये चेन 5 वर्षों से शिष्य है और उसने संप्रदाय में कोई योगदान नहीं दिया है। इसके विपरीत उसने अपने साथी शिष्यों को घायल किया, संप्रदाय की संपत्ति लूटी और यहां तक कि संप्रदाय के लिए दुश्मन भी बनाए। ऐसे कुख्यात खलनायक को रखने का क्या फायदा? लिंगजूजी गुस्से में था और फैंग शाओ पर फिर से हमला करने से खुद को नहीं रोक सका। लेकिन किंग्यांगजी ने उसे रोक दिया। फैंग शाओ की ओर देखते हुए किंग्यांगजी ने शांति से कहा, तो फिर तुम्हारे विचार से क्या किया जाना चाहिए? फैंग शाओ ने निर्णायक रूप से कहा, इसकी साधना छीन लो और इसे संप्रदाय से निष्कासित कर दो। किंग्यांगजी ने दुखी होकर कहा, अगर हम सचमुच ऐसा करते हैं, तो क्या बाहरी लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि हम युंजियान मंडप से डरते हैं? फैंग शाओ ने मन ही मन उपहास किया। हालांकि हाल के वर्षों में ताइवेई संप्रदाय फल फूल रहा है और मजबूत होता जा रहा है, फिर भी तुम्हें यह विश्वास कहां से आता है कि तुम युंजियन मंडप से मुकाबला कर सकते हो? युंजियन मंडप की तो बात ही छोड़ो, युंजियन मंडप के नीचे के 13 हॉलों में से कोई भी एक पूरे ताइवेई संप्रदाय को कुचलने के लिए काफी है। इसके अलावा इस मामले में ताइवेई संप्रदाय गलत था। माफी मांगने के बजाय आप अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैंने तुम्हें तरीका बता दिया है। अगर तुम ये चेन की साधना को कमजोर कर दो, उसे संप्रदाय से निकाल दो और इस बात पर जोर दो कि ये चेन ने संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन किया है, तो तुम अपनी इज्जत बचा सकते हो। एक तरफ आप युंजियान मंडप को नाराज नहीं करना चाहते और दूसरी तरफ आप युंजियान मंडप को कमजोर भी नहीं दिखाना चाहते। आखिरकार आप ये चेन की रक्षा पर अड़े रहते हैं और इस तरह की उलझनों का भी सहारा लेते हैं। क्या आपको लगता है कि युंजियन पवेलियन को मूर्ख बनाना आसान है, या आपको लगता है कि युंजियन पवेलियन को धमकाना आसान है? किंग्यांगजी के अडिग रवैये को देखते हुए फैंग शाओ वास्तव में समझ नहीं पाया कि उसके स्वामी ने ये चेन जैसे स्वार्थी व्यक्ति के लिए ऐसा तर्कहीन निर्णय क्यों लिया। क्या ये भाग्य द्वारा चुने जाने का प्रभाव है? क्या ये वह पौराणिक आभा है जो किसी को कम बुद्धिमान बनाती है? बिल्कुल भयानक। फैंग शाओ ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, संप्रदाय के पवित्र पुत्र के रूप में मेरे पास अपने साथी शिष्यों को सिखाने और प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी है और संप्रदाय के नियमों को लागू करने का भी मेरा दायित्व है। चूंकि ये चेन ने संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए उसे दंडित किया जाना चाहिए। यदि दोषियों को दंडित नहीं किया जाता है, तो संप्रदाय के नियम कहाँ रहेंगे? संप्रदाय के नियमों को कौन गंभीरता से लेगा? मैं गुरु से उनके आदेश को रद्द करने की विनती करता हूँ। चौक में उपस्थित शिष्यों ने एक स्वर में चिल्लाकर कहा, कृपया संप्रदाय प्रमुख अपना आदेश वापस लें। किंग्यांगजी का चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। उसके हिसाब से फैंग शाओ के शब्द उसे लगभग निराशा की कगार पर ले जा रहे थे। क्या संप्रदाय के नेता होने के नाते उनके पास अपने संप्रदाय के एक भी शिष्य की रक्षा करने की शक्ति नहीं है? ऐसा करके क्या फैंग शाओ संप्रदाय के नेता के रूप में अपनी गरिमा के घाव पर नमक नहीं छिड़क रहे हैं? ये बिल्कुल अपमानजनक है। अब किंग्यांगजी की सबसे बड़ी चिंता ये चेन का भाग्य नहीं, बल्कि उसकी अपनी स्थिति थी। जाहिर है, ताइवेई संप्रदाय में संप्रदाय के नेता के रूप में उसकी प्रतिष्ठा एक वरिष्ठ शिष्य फैंग शाओ से भी कमतर थी। शुरुआत में किंग्यांगजी फैंग शाओ से बस थोड़ा सा सावधान था, लेकिन अब उसे लगा कि फैंग शाओ उसे उकसा रहा है। ये सोचकर किंग्यांगजी का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, फैंग शाओ, क्या तुम सचमुच एक अवज्ञाकारी गुरु का अनुसरण करना चाहते हो? फैंग शाओ ने गंभीरता से कहा, यह शिष्य गुरु की अवज्ञा करने का साहस नहीं कर सकता, लेकिन गुरु का निर्णय वास्तव में अविश्वसनीय है। मैं गुरु से विनती करता हूं कि वे अच्छी सलाह पर ध्यान दें और अपना आदेश रद्द करें। किंग्यांगजी ने जवाब दिया, अगर मैं नहीं चाहता तो क्या होगा? एक लंबी चुप्पी के बाद फैंग शाओ ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, अगर ऐसा है तो इस शिष्य के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। किंग्यांगजी अपने मुंह के कोनों को ऊपर की ओर मोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। आखिरकार इस संप्रदाय का नेता मैं ही हूं, तुम नहीं, फैंग शाओ। भले ही तुम पवित्र पुत्र हो, तुम सिर्फ मेरी ही बात सुन सकते हो। हालांकि इससे पहले कि किंग्यांगजी ज्यादा देर तक खुश रह पाता, फैंग शाओ ने शांत स्वर में कहा, मुझे संप्रदाय में शामिल हुए 30 साल हो गए हैं। मेरे गुरु ने मुझ पर 3 महान उपकार किए हैं और इसलिए मैंने इन सभी वर्षों में लगन से काम किया है, केवल अपने गुरु की चिंताओं और परेशानियों को दूर करने की उम्मीद में। फैंग शाओ के शब्द सुनकर किंग्यांगजी फैंग शाओ द्वारा संप्रदाय के लिए वर्षों से की गई कड़ी मेहनत के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकी।
वास्तव में फैंग शाओ के अथक प्रयासों के बिना ताइवेई संप्रदाय अपनी वर्तमान स्थिति में नहीं होता। यहाँ तक कि जिस ताइवेई हृदय सूत्र का उन्होंने अभ्यास किया, वह भी फैंग शाओ द्वारा अन्य लोगों को अनेक निष्कर्षों में मार्गदर्शन दिए बिना केवल स्वर्णिम मूल अवस्था तक ही विकसित हो पाता। नवजात आत्मा अवस्था का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ये सोचकर कि ज्ञानगजी खुद को नर्म पड़े बिना नहीं रह सका। वह सांत्वना के कुछ शब्द कहने ही वाला था कि उसने फैंग शाओ को आगे कहते सुना, गुरु ने मेरी जान बचाई। संप्रदाय की साधना पद्धति को पूर्ण करके और गुरु को अपना क्षेत्र सुधारने में मदद करके मैंने गुरु की जीवन रक्षक कृपा का ऋण चुका दिया है। किंग्यांगजी ने भौहें चढ़ाईं, उसका हाल ही में नर्म हुआ दिल फिर से बेचैन हो उठा। फैंग शाओ का क्या मतलब था? क्या वह अपनी उपलब्धियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा था? फैंग शाओ ने तब कहा, मास्टर ने मुझे अपनाने की कृपा दिखाई है। इन वर्षों में मैंने संप्रदाय का विकास और विस्तार किया है और कई शिष्यों की भर्ती की है, जिसे मास्टर की गोद लेने की कृपा के रूप में माना जा सकता है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वे फैंग शाओ की तरफ घबराहट से देखने लगे। उनके मन में एक अनकहा शक था और उन्हें उम्मीद थी कि यह बस एक झूठा अलार्म होगा। गुरु ने ज्ञान और कौशल प्रदान करके मुझ पर कृपा की है। मैंने कीमिया मंडप और फोजिंग कार्यशाला का पुनर्निर्माण करके, शास्त्र मंडप और खजाना मंडप को समृद्ध करके और संप्रदाय के लिए एक सुरक्षात्मक व्यवस्था स्थापित करके गुरु की कृपा का बदला चुकाया है। इस बिंदु पर फैंग शाओ ने अपना सिर उठाया और प्रत्येक शब्द को दृढ़ विश्वास के साथ कहा, इस शिष्य ने संप्रदाय और मेरे गुरु के लिए वह सब कुछ किया है जो वह कर सकता था, और मैं उनका इससे अधिक कुछ भी ऋणी नहीं हूं। किंग्यांगजी ने फैंग शाओ को गौर से देखा। उसका स्वर ठंडा था। फैंग शाओ, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम अपने संप्रदाय को धोखा देने का इरादा रखते हो? फैंग शाओ ने किंग्यांग के सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने पहले उस डरी हुई बच्ची की तरफ देखा, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और फिर कहा, मैंने तुम्हें पहले ही अपना शिष्य बना लिया है और तुम्हारे लिए न्याय की शपथ ली है। अब गुरु पक्षपाती हैं और संप्रदाय के नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। ये चेन के अपराधों को नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर मैं ताइवेई संप्रदाय में बना रहा तो मेरे पास ये चेन को सजा देने का कोई कारण नहीं होगा। लेकिन अगर मैं अपनी शपथ का उल्लंघन करता हूं तो मैं तुम्हारा गुरु होने का कोई सम्मान नहीं रख पाऊंगा और इससे मेरे दाव हृदय को भी ठेस पहुंचेगी। चूंकि ऐसा है, इसलिए मेरे पास संप्रदाय छोड़ने और एक बाहरी व्यक्ति के रूप में ये चेन से इस खून के कर्ज का बदला लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। फैंग शाओ के शब्दों से उसकी सच्ची भावनाओं का आधा ही पता चला। उसने छोटी बच्ची को अपने भाई का बदला खुद लेने देने का फैसला किया था, लेकिन समस्या ये थी कि अगर ताइवेई संप्रदाय ये चेन को संप्रदाय से बाहर नहीं निकालता तो ये चेन छोटी बच्ची का बड़ा चाचा बन जाता। वरिष्ठता के लिहाज से छोटी बच्ची को ये चेन से बदला लेने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए फैंग शाओ का पहला काम इस रिश्ते को तोड़ना था। या तो ये चेन को संप्रदाय से निकाल दिया जाए या फैंग शाओ खुद ही संप्रदाय छोड़ दे। संक्षेप में, इन दोनों में से केवल एक ही इस ताइवेई संप्रदाय में रह सकता है। इसलिए जब किंग्यांगजी ने ये चेन की रक्षा करने का फैसला किया तो ये परिणाम पहले से ही निर्धारित था। फैंग शाओ के शब्दों ने वहां उपस्थित लगभग सभी लोगों को चौंका दिया। किन झाओ सबसे पहले खड़े हुए और उन्होंने डांटा, फैंग शाओ, आप क्या कह रहे हैं? आपने 30 वर्षों तक कड़ी मेहनत से अपने ताइवेई संप्रदाय का निर्माण किया है। क्या आप आज इतनी आसानी से अपने संप्रदाय को त्याग देंगे? डू युवानशी ने जल्दी से कहा, फैंग शाओ, शायद संप्रदाय के नेता ने कुछ गलत कहा हो, लेकिन वह अभी भी आपके गुरु हैं। क्या एक गुरु और शिष्य बातचीत करके मामला सुलझा नहीं सकते? आपको संप्रदाय क्यों छोड़ना पड़ा? लू किंग्युआन चिल्लाया, वरिष्ठ भाई पवित्र पुत्र, आपने हम सभी कनिष्ठ भाई बहनों को सिखाया है। क्या आप हमें ऐसे ही छोड़ देंगे? अन्य शिष्यों ने भी आग्रह किया, हे पवित्र पुत्र, कृपया इस पर विचार करें। ये चेन के लिए संप्रदाय क्यों छोड़ें? फैंग शाओ ने मन बना लिया था। उसने बस हाथ हिलाया और कहा, कोई भी इंसान बिना ईमानदारी के नहीं टिक सकता। चूंकि मैंने शियाओया से वादा किया है कि मैं उसके लिए न्याय की कोशिश करूंगा, इसलिए मुझे अपना वादा निभाना ही होगा। फिर उन्होंने भीड़ की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, इतने सालों तक आपके समर्थन और हमारे संप्रदाय को बनाने में मेरे साथ काम करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जीवन का सफर लंबा है और मुझे उम्मीद है कि हम किसी दिन फिर मिलेंगे। इतना कहकर फैंग शाओ ने छोटी बच्ची को उठाया, अपनी तलवार पर उड़ गया और किंग्यांगजी की तरफ देखे बिना पलक झपकते ही गायब हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी सीनियर ब्रदर स्टॉप इट यू आर द विलन कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल नॉवल तले एफएम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली रोमांचक कहानियां तुरंत मिलती रहें। अगर आप हमारी कहानियों का आनंद ले रहे हैं और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप डोनेशन के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। डोनेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है।
आपका बहुमूल्य समय और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।